बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। और आगाज हमें पता है मुश्किलात भरा है यहाँ पर, जहाँ सड़कें बंद हैं और सड़कें बंद होने के साथ साथ इंटरनेट की बंदिश भी जारी है। हम देखते हैं कि बहुत से सार्फिन इसकी शिकायत कर रहे हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में बल्कि लाहौर और दीगर मुल्क के बड़े शहरों में। इंटरनेट बंदिश के अलावा हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए हो रही हैं। पीटीआई का एहतजाज एक तरफ जारी है, दारुल हुकूमत की जानिब उनका जो काफिला है वो बढ़ रहा था कल तक, आज वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन उसकी वजह से जो चीज़ें हो रही हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी पर, उसके बारे में आपको बताते चले कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो शहरी हैं सिर्फ वो मुतासिर नहीं हो रहे बल्कि दीगर शहरों में लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। किस तरह से जो आम अशिया खुरनोश है उनकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, क्योंकि शिकायत की जा रही है कि सब्जी फल वो पहुंच नहीं पा रहे हैं टाइम पर, और ना पहुंचने की वजह से उनकी कीमतों को पर लग गए हैं और जो कीमतें 100% थी वो 200-300% पर अब बेची जा रही हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ये मसाइल तो है। एटलीस्ट ये कर दिया जाए, अगर आपने मोटरवेज को नहीं खोलना तो ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं इनको गुजरने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारा सामान ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ट्रक्स खड़े हैं उनमें है और जो सब्जियां फल हैं वो गल सड़ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि कोई प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से भी टैकल करने के लिए। अगर चले जो भी प्लान अब बनाया गया रास्ते बंद करने का, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। बहुत सारी हमने देखा एम्बुलेंसेज जो थी वो फंस गई थी, बहुत सारे लोग एक शहर से दूसरे शहर अपने प्यारों के पास गए हुए थे और वो वहां से वापस नहीं आ सके। तो ये रास्ते बंद होने से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है ओवरऑल। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त शहर इक़्तिदार की जरा उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो पूरा जो काफिला है इस्लामाबाद पहुंच चुका है और डी चौक की बजाय अब मुतबादिल जगह देने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। फिर ज़राए ये बताते हैं कि मुलाकात 1 घंटा 15 मिनट तक जारी रही और वफ़द ने हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत की। फिर पीटीआई वफ़द पुलिस की सिक्योरिटी में अडियाला जेल से वापस चला गया। मुज़ाकरात की खबरों पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पता नहीं इस वक्त पीटीआई में कौन लीडर है, हमें अभी तक जवाब नहीं मिला, संजानी के लिए दरख्वास्त दें, मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेड लाइन क्रॉस अगर की गई तो आर्टिकल 245 लग सकता है और कर्फ्यू भी तीसरा इंतहाई इक़दाम हो सकता है। मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई को अडियाला जेल से मंजूरी मिल गई है। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई, कि मुझे पता था लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। उनकी पार्टी के अंदर मुझे नहीं पता इस टाइम कौन लीडर है कौन नहीं है, लेकिन हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने सुनी। जबकि रात गए इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब कर लिया गया है और शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इकदाम बरोए कार लाए जा रहे हैं। उधर इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई के एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं। वाकई में रेंजर्स एहलकारों समेत पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले भी अब तक रेंजर्स के 4 जवान और पुलिस के 2 जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की रिपोर्ट दी है, जिसमें मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी भी हैं। पीटीआई की एहतजाजी कॉल पर वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का ये कहना है कि पीटीआई एहतजाज के दौरान एक जवान शहीद हो गया, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक है। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इसी की तैयारी की जा रही है। किसी की गर्दन पे गोली है, किसी की बाजू पे गोली है, और ये गोलियां पुरअमन जो है वो सियासी कारकुन चला रहे हैं। इनका तो एक जो है ना वो खरोश भी आ जाए ना किसी बंदे को, लाला लाला बैरून मुल्क अंदरून मुल्क लाला लाला,
बेनूनी वो बुनियादी हकूक को ये हो गया, फलाना हो गया। अब यहाँ जो ये पुलिस वाले जो इनको मौक्कल तो नहीं मार रहे, ये गोलियां जन्नात तो नहीं चला रहे। और वो जो बुशरा बीबी साहिबा है जो इस वक्त सुल्ताना डाकू जो है वो प्ले कर रही हैं, उनको वेलकम टू पॉलिटिक्स मैं उनको कहना चाहती हूँ। और आप खुल के खेलें, वो भी खुल के खेल रही है, हमें भी खुल के खेलने में मजा आएगा। लेकिन अगर रियासत अपनी आई पे आ जाए तो आपको पता है उसका अंजाम क्या हो सकता है, वो ये चाहते हैं। और मैं पहले दिन से आपको इसीलिए बार बार कह रही थी, ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए, लाशों के बगैर ये इमरान खान ना इसको सुकून आएगा इस मुल्क के अंदर और ना इसने इस मुल्क को चैन लेने देना है। तो जी ये सारी सूरत हाल है जो अब तक की बनी हुई है, इस पर हमने बात करनी है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे सलमान आबिद साहब, इसके साथ साथ नईम अस्कर और उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्हीं से तफसीलात भी हम जानेंगे। सलमान आबिद साहब, आपकी इजाज़त, सबसे पहले ज़रा मैं इस्लामाबाद जाती हूँ, नईम अस्कर वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। नईम अस्कर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात देख रहे हैं और इस वक्त आप हैं किस जगह पर? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं G10 में, जहां पर जो कारकुनान हैं, PTI के कारकुनान हैं, उनके करीब हम मौजूद हैं। क्योंकि गुज़श्ता वक्त जब हमने वहां पर हमारी मीडिया के कुछ वैन्स जो हैं उनके ऊपर जो मीडिया की आई, और दूसरा सिक्योरिटी किया गया था, बहुत दूसरी जगह पर जहाँ पर वहाँ पर जाने की नहीं दी जाएगी। जी नहीं, मैं आपसे भी राब्ता करते हुए दोबारा आपके ऑडियो में डिस्टॉर्शन आ रही है। उसामा इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और डी चौक के क्या हालात हैं? आज बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और इस वक्त तो डी चौक के हालात बिल्कुल पुरसुकून है। ना ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नजर आ रहा है और ना ही कोई गैर मुतल्लिका अफराद नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, सन पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं और अपने अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इनके जो दस्ते हैं वो एक्टिव यहाँ पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर तमाम रुकावटें अबूर करते हुए डी चौक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार हैं वो उनकी रिजर्व करेंगे यहाँ पर। उनके साथ जो बाकायदा झड़पें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को नजर आएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से तमाम तर हिदायत जो है वो पुलिस एहलकारों को जारी कर दी गई थी और उन्हें कहा था कि इस तरह अनासरों से सख्ती से निपटा जाएगा। अगर यहाँ पर मजीद इनको तंग किया जाता है तो फौज भी बुलाई जा सकती है, इसके अलावा कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। जबकि तीसरे ऑप्शन पर भी गौर हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया था। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस और दीगर पुलिस एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में डी चौक में मौजूद है। चारों तरफ से डी चौक को सील किया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको कंटेनर से सजाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो और जो काफिले इनके केपी से और दीगर शहरों से आए हैं वो इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। जहाँ से थोड़ा सा आगे उन्होंने पेशकदमी की है और G13 वाली साइड पर वो पहुंच चुके हैं। आगे रुकावटें रोकने के लिए G10 में इस्लामाबाद पुलिस एहलकार और नफरी जो है वो तैनात की गई है। अगर वो श्रीनगर हाईवे से आगे मार्च करते हैं तो G10 में जो इस्लामाबाद पुलिस एहलकार, रजिस्टर्स और दीगर। तो उसामा, अभी का क्या स्टेटस है कि काफिला वहीं पर रुका हुआ है, काफिले ने वहां स्टे किया हुआ है, कोई रेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि कल रात गए तक यही खबर चल रही थी कि जो काफिला है वो एंटर हो चुका है इस्लामाबाद की हदूद में और आगे आप बता रहे हैं कि डी चौक के जो हालात हैं वहां पर इनसे निपटने के लिए भरपूर तैयारी की गई है क्योंकि वज़ीर दाखिला ने रात को ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी। जी बिल्कुल, जो काफिला है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा जो मुज़ाकरात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो भी चल रहे थे और उनको मुतबादिल जगह जो थी वो भी ऑफर की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने नहीं आई। संजानी का मकाम है जहाँ पर एक दफा पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म कर चुकी है, उस जगह पर की धरने की जो है वो इजाजत इनको दी गई है कि आप बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें एक रिक्वेस्ट दें, दरख्वास्त दें और वहाँ पर अपना धरना जो है वो जारी रखें। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई। जो कारकुनान है
वो इस वक्त श्रीनगर हाईवे से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और वहां पर जो है वो अभी रेस्ट किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। और ये बड़ा काफिला है केपी से और दीगर शहरों से जो आए हुए लोग हैं वो इस वक्त थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट करने के बाद बाकायदा तौर पर दोबारा से वहां के डी चौक की तरफ मार्च करेंगे। अली अमीन गिंडापुर और बुशरा बीबी भी काफिलों में मौजूद है। कारकुनान को बार बार उसामा आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। कर रही हैं। बिल्कुल, नईम साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। नईम साहब आप बताया जाता था कि G11 पहुंच गए हैं, आप G10 में बता रहे थे कि आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कहां तक पहुंचा है पीटीआई का काफिला? देखिए, जो पीटीआई का जो मेन काफिला है वो 26 नंबर चुंगी पर मौजूद है, जबकि काफिले के जो कुछ अरकान हैं वो G11 तक पहुंचे हुए हैं और G11 में कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां पे भी पहुंची हुई है। जो और काफिला जो है G11 से लेकर 26 नंबर चुंगी और उससे भी पीछे मौजूद है और जो कारकुनान हैं वो काफी जो है गुस्से में नजर आते हैं और जिस तरह के पुलिस के साथ गुज़श्ता रोज भी मुठभेड़ होती रही, पुलिस के साथ आंख मचोली चलती रही। पुलिस की जानिब से पुलिस को लैस किया गया है आंसू गैस के शेल से, रबड़ की गोलियों से और दीगर जो उनके पास एंटी राइट जो मटेरियल है उसके साथ। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं उनके पास पुलिस ज़राए का ये कहना है, बल्कि पुलिस का ये कहना है कि उनके पास स्लिंग शॉट्स हैं, उनके पास डंडे हैं, उनके पास गुज़श्ता रात को वफाकी वज़ीर दाखिला का भी ये कहना था और पुलिस का भी ये कहना था कि मुजाहिरीन में से गोली चलाई गई है। अच्छा। और गोली जो है वो पुलिस को लगी, पुलिस एहलकारों को लगी है और गुज़श्ता रात ही पुलिस का ये कहना है कि जो मुजाहिरीन में से किसी ने रेंजर्स एहलकारों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाई है। अच्छा। तो ये सारी सूरत हाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरफ हैं जबकि दूसरी जानिब कारकुनान मौजूद हैं जो कि G11 तक आ चुके हैं। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं तो नहीं, ये बताइएगा कि कोई चेंज ऑफ प्लान दिखाई दे रहा है? जिस तरह से मुज़ाकरात की खबरें रात गए तक चलती रही कि लीडरशिप की बात हुई है और जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि उन्हें ये लग रहा है कि अडयाला जेल से इजाजत मिल गई है मकाम तब्दील करने की, कोई स्ट्रेटजी तब्दील होगी, कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है या फिर अभी भी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उन्होंने डी चौक ही पहुंचना है? देखिए ना, मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात जो चल रहे थे उसमें वज़ीर दाखिला ने खुद बताया कि हमने ये ऑप्शन दी थी कि आप संजानी चले जाएं, वहां पे जलसा कर लें। और वज़ीर दाखिला कहते हैं, वज़ीर दाखिला के बकौल के बानी पीटीआई वो भी इस चीज़ पर एग्री हो गए थे कि जो मुजाहिरीन हैं वो किसी और जगह पे जाकर एहतजाज कर लें, इस्लामाबाद में ना आए। लेकिन ये वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि बानी पीटीआई के एग्री करने के बावजूद पीटीआई के जो लोग हैं वो दोबारा से आए हैं और वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से ये कहा कि शायद पीटीआई को कोई और लीड कर रहा है या पीटीआई में डिसीजन मेकिंग किसके पास है, तो उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। मुज़ाकरात की जहां तक बात की जाए तो गुज़श्ता रात के जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वज़ीर दाखिला ने की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम हर मतलब मुश्किल जो है ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम कोई इंतहाई इकदाम उठाए, लेकिन फौज को भी बुलाया जा सकता है, हम कर्फ्यू भी नाफिज कर सकते हैं और इससे भी शदीद इकदाम। और उन्होंने ये जो तीसरा शदीद इकदाम कहा तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात रात को उस वक्त ख़त्म हो गए थे जब वफाकी वज़ीर दाखिला ने 1 घंटे के दौरान दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से डिस्कशन इस बात का मीडिया के सामने आए। तो सूरत हाल अब इस वक्त हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुज़ाकरात नहीं है। अच्छा। हुकूमत अपनी जगह पर अड़ गई है और फौज को ज़राए का ये कहना है कि बुला लिया गया है और जी ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम असगर और उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त उस हवाले से हमें बता रहे थे। आगे भी मजीद मालूमात भी आपसे लेते रहेंगे। सलमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, आपको कहीं ना कहीं मिसमैनेज होता हुआ नजर आ रहा है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो एहतजाज जारी है? देखिए, सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट तो खुद हुकूमत ने की है। जिस अंदाज से पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन किया गया है उससे हुकूमत की बदहवासी, हुकूमत की परेशानी, इस्तराबियत जो है वो बड़ी नुमाया है।
पीटीआई ने पता नहीं 5,000 बंदे इकट्ठे करने थे या 6,000 इकट्ठे करने थे या 10,000 इकट्ठे करने थे, लेकिन ये जो पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की एक रद्द-ए-अमल इतना सख्त था कि उसका एक जवाबी रद्द-ए-अमल आना था। एक बात, फिर जिस किस्म की वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उससे इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो ख़ासतौर पे केपीके के कॉन्टेक्स्ट में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फैली। पीटीआई के अंदर पहले से एक सोच ये थी कि हमें शायद ये एहतजाज नहीं करना चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि 24 को हर सूरत में ये एहतजाज होना चाहिए। अब मसला ये है कि सियासत और जमहूरियत आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करती है, और इसमें सबसे ज़्यादा तदब्बुर का मुजाहरा हुकूमत को करना पड़ता है, क्योंकि इख्तियार उसके पास होता है, फैसला उसके पास होता है। अब यहाँ ये है कि लंगोट कस के हुकूमत भी बैठी हुई है और इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, और दोनों एक दूसरे के असाब पे सवार हो चुके हैं, और दोनों कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मुज़ाकरात का दौर चला, वो कहते हैं कि जी पीटीआई की लीडरशिप किसके पास है। सबको पता है कि पीटीआई की लीडरशिप उसी के पास है जो अडियाला में बैठा हुआ है, उसी के फैसले चलने हैं, उसी ने आगे बात को करानी है, आपको निगोशिएट भी करना है तो उसी से करना है। हुकूमत के अंदर बल्कि ये परेशानी है कि मुज़ाकरात किससे किए जाएं, क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं ना सारे प्रोसेस को, आपको बाकी हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही सारे अमल के अंदर। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो एक हैजान पैदा हो गया है और ये जो एहतजाज अरबों रुपए का रोजाना की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है, और आप बता रही हैं कि जिस तरह से लोगों की जिंदगियों को मफलूज कर दिया गया है, कारोबार को मफलूज कर दिया गया है, इंटरनेट के साथ आपकी एक्सेस खत्म हो चुकी है, ये सारा निज़ाम बताता है कि अगर हमने इसको पॉलिटिकली टैकल ना किया तो ये और ज़्यादा इंतशार पैदा करेगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगी। तो इसका बेहतरीन हल तो देखिए, एक तो मैं इस बात का हमेशा से हामी रहा हूँ, हर शहर में एक जगह जो है ना वो जलसा गाह के लिए मुख्तस कर दी जाए, और तमाम सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में हो और अपोजिशन में हो, सियासी हो मजहबी हो, उससे बाहर कोई बंदा बाहर निकल कर एहतजाज ना करे। एक बात, और हर तरह की रुकावटें जो है ना वो खत्म होनी चाहिए। देखिए दहशतगर्दी में और सियासी मुजाहमत में फ़र्क होता है। हम सियासी कारकुनों को दहशतगर्द बना के जब पेश करेंगे तो उसका फिर रिएक्शन एक और आएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को भी मैच्योरिटी के साथ और हुकूमत को भी मैच्योरिटी के साथ इस मसले का रेजोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए 26वीं तरमीम का खात्मा कल नहीं हो जाएगा, इलेक्शन का जो मैंडेट चोरी हुआ है वो कल उनको बहाल होने वाला नहीं है, गिरफ्तार लोग जो हैं उनको कल रिहा नहीं किया जाएगा। एक प्रोसेस है ना, निगोशिएशन है, हुकूमत उनको इंगेज करे इन सारी चीज़ों के ऊपर, और इंगेज करके आप बात को आगे बढ़ाएं। हुकूमत और पीटीआई भी स्पेस दे, फौरी तौर पे जादू की तरीके से तो अभी ऑर्डर नहीं होने वाला, इसलिए एक बाहमी एतमाद साजी बहाल करनी होगी ताकि ये मामला आगे बढ़े। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की मईशत हमारी है और जिस मईशत की के खराबी के अंदर हम अरबों रुपए रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये सारी कम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे फिर पाकिस्तान की एक दुनिया के अंदर जो पिक्चर जा रही है, अब आप देखें ना, आपने तो मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजों पर पाबंदी लगा रखी है, जरा इंटरनेशनल मीडिया निकाल के देखें ना, वो बॉल टू बॉल कमेंट्री कर रहा है, और इससे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बड़ा मुतासिर हो रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा। महकमा खारजा के जो तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उनकी जानिब से भी ये बयान आया कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, दोनों जानिब से। सबको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं पीटीआई को भी तहम्मुल के साथ रहना चाहिए। सलमान भाई, आपको ये नहीं लगता कि जो प्रेशर टैक्टिक हमारे जो जमातें इस्तेमाल करती हैं, उसकी अगर वो ना हो तो उनकी सुनवाई नहीं होती? और इससे पहले अगर आप समझें कि आप कोई जगह मुख्तस कर दी जाए और डी चौक की बात ना की जाए, आप जाने की बात कर लें, तो क्या हमारी हुकूमतें और हमारे जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं इतनी संजीदगी से देखते हैं इन सब चीज़ों? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। हमारा मसला यह है कि हम सियासी और जमहूरी तरीकों से फैसला करने की सलाहियत से महरूम हैं। जब तक लोग एहतजाज ना करें, टायर ना जलाएं, सड़कें ब्लॉक ना करें, हंगामा ना करें, गाड़ियों को नजर आतिश ना करें, जेलों में ना जाएं, मार ना खाएं, पत्थराव ना करें, हुकूमत तो बात नहीं सुनती। और ये मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं हर हुकूमत की बात करता हूँ। इसलिए एक ये जो मिजाज हमारा बन चुका है ना कि आप लोगों को प्रोवोक करते हैं कि हमने तो आपका कोई काम मुतालबा नहीं मानना, आओ सड़कों पे आना चाहते हो और हम ताकत के साथ कुछ लेंगे, ये हिकमत अमली बुनियादी तौर पर गलत है। और इससे पाकिस्तान के अंदर वायलेंस की जो पॉलिटिक्स है ना, उसको प्रमोशन मिलती है। आपके पास देखिए ना, नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बलियां हैं, सेनेट हैं, आप ये सियासी फोरम क्यों नहीं इस्तेमाल करते सियासी मसाइल के हल के लिए? पार्लियामेंट इस वक्त कहाँ है, आप मुझे बताइए ना। पार्लियामेंट तो सारी पैरालाइज्ड हो चुकी है। अच्छा, आपके सियासी फोरम कहाँ है, आपकी कैबिनेट कहाँ है, आपकी हुकूमत कहाँ है? अब जो अपोजिशन जमातें थी, मुझे तो वो महमूद खान अचकज़ई कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो ये सारी सवालात आएंगे कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो इतना वीक है, इतना कमजोर है कि हम पॉलिटिकली चीजों को डील ही नहीं कर पा रहे। और उसमें बराबरी की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है, इमरान खान भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चीजों का रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा ना। और अब देखिए ना, अब ये एहतजाज हो जाएगा मिसाल के तौर पे, चले आप एक दिन और लगा लें, कल तक चला जाएगा, परसों तक चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा?
आप एहतजाज से आगे भी तो बढ़ना है ना। एहतजाज से आगे बढ़ने के लिए आपको बहरहाल टेबल पे बैठना पड़ेगा, कोई निगोशिएट करना पड़ेगा। और यही बात अब देखिए ना, अब जो जगह दे रहे हैं उनको, ये जिस वक्त इमरान खान ने ऐलान किया 24 तारीख का धरने का, आपने उस वक्त क्यों नहीं निगोशिएट किया? उस वक्त तो आपने कहा कि हम ताकत के जरिए कुचल देंगे। वो डीपीओ अटक साहब कहते थे मैं लाशें गिरा दूंगा, यहाँ पर किसी को घुसने नहीं दूंगा। अब वो आ गए। अब यही बातें अगर आप पहले से तय कर लेते पीटीआई के साथ बैठ के और अदालती मामलात के अंदर इन चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाता, तो आज ये क्राइसिस ना देख रहे होते जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी तो कुछ समझदारी का मुजाहरा कर सकती है अगर मकाम तब्दील करने का कहा जा रहा है, और अभी रात तक भी यही बात की गई है। मैं तो इस बात का हामी हूं कि वो मकाम तब्दील कर ले, अगर इन्होंने पूरा हमने एहतजाज करना है, लेकिन देखिए ना उसको भी कंडीशनल करे ना। पहले ये सारा ब्लॉक जो लगा दिया पूरे पाकिस्तान में, ये तो तोड़े ना, फिर आप उनको दे दे जहां जगह पे बिठाना चाहते हैं, पीटीआई उनको उसको माने, पुरअमन एहतजाज करे जो जगह दे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ मानेगी फिर? सर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैसे मानेगी अगर वो मिसाल के तौर पे एक डेडलॉक जो मैंने कहा बदएतमादी का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अनफॉर्चुनेटली हमने सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी की शक्ल दे दी। तो ये आगे सूरत हाल बनती हुई क्या देख रहे हैं? क्योंकि वो बजिद हैं कि वो डी चौक जाएंगे और जो हुकूमत है वो बजिद है कि वो पहुंचने नहीं देगी। तो टकराव और तसादुम की जो सूरत हाल बनेगी उससे नुकसान तो हमें पता है मुल्क का ही होगा, लेकिन इसमें शदीद किस्म की जो तसादुम हो सकता है, उसके नुकसानात हो सकते हैं, उससे उस सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि उससे पहले क्या इकदाम कर लेने चाहिए? आपको लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को कोई रियासत का मफाद अजीज है, कोई मुल्क का मफाद अजीज है? पाकिस्तान की अपोजिशन को कोई रियासत का मफाद अजीज है, मुल्क का मफाद अजीज है? यहाँ तो सारी पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अपने अपने जाती मफादात की बुनियाद के ऊपर बैठ के जब आप सियासत करेंगे तो उसमें रियासत का मफाद कहाँ जाएगा? ये जो अरबों रुपए रोजाना की बुनियाद पे जाया हो रहे हैं, और ये जो भी आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि जिस तरह से जिंदगी हमारी मफलूज की जा रही है, उसके बारे में कोई गौर कर रहा है? उसके बारे में कोई फिक्र कर रहा है? उसके बारे में कोई पार्लियामेंट बोल रही है? हल क्या है इस बात का? देखिए एक जंगी टोन है जो दोनों तरफ से इख्तियार की जा रही है। ये मुल्क के बासी ही हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे वो पीटीआई हो, दोनों तरफ से ऐसी टोन इस्तेमाल की जा रही है जैसे दो फरीकैन हो और बाकायदा जंग के लिए मैदान जंग में उतर रहे हो। देखिए दो ही, एक ही हल है। एक तो 9 मई का अदालती कमीशन बनना चाहिए। ये पॉलिटिक्स जहां फंस चुकी है 9 मई के ऊपर, आप जब तक इसको अदालती कमीशन के जरिए रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये मामला पीटीआई अपना मौकफ देगी, हुकूमत अपना मौकफ देगी, एस्टैब्लिशमेंट अपना मौकफ देगी। एक कमीशन बनना चाहिए। इसी तरह से इलेक्शन के ऊपर भी एक अदालती कमीशन बना दिया जाए। आपने 2014 में बनाया था ना, 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने कमीशन की बात मान ली थी ना, आप एक दफा फिर अदालती कमीशन बना दें इंतखाबात की धांधली का और आगे बढ़ने की बात करें। अब मसला यह है कि आप कहते हैं कमीशन कोई नहीं बनेगा, ना अदालती कमीशन बनेगा 9 मई के ऊपर, ना बनेगा इलेक्शन के ऊपर। कहते हैं कि अगर बन भी गया तो वो उसको भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसके बाद नहीं मानेगी ना। क्यों नहीं मानेगी? आपने 2014 में नहीं माना जो अदालती कमीशन का फैसला आया 42 पॉइंट्स के ऊपर और कहा गया कि धांधली नहीं हुई थी, बेजाब्तगियां हुई थी, तो पीटीआई ने उसके बाद कुछ कहा तो नहीं। और अभी भी इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हर जगह पे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, अदालती कमीशन बैठा के तय कर दे कि जी ये 9 मई के ऊपर हम मुलवस है, इलेक्शन के ऊपर आपके मामलात हैं। 26वीं तरमीम के ऊपर तो वैसे ही दुनिया में हर जगह तनकीद हो रही है हम पर। वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशंस पड़ी हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने, उनका काम जाने। लेकिन 2-3 नुक्तों के ऊपर अगर आप कमीशन बनाकर आगे बढ़ने की बात करें तो रास्ता निकल सकता है। इमरान खान को भी मुतमईन किया जा सकता है, हुकूमत भी मुतमईन हो सकती है, लेकिन हुकूमत के दिल में भी तो चोर है ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये हुकूमत बनी कैसे है। कोई आपको इसके बारे में कोई डाउट है? वो कहते हैं ना कि कहते हैं सारा गुल जाने ना जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो हम सबको पता है, इसलिए हुकूमत के अंदर भी ये फियर है कि वो इस तरफ नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो तसादम जिसकी आप बात कर रही हैं, ये तसादम जो बढ़ रहा है इसमें हुकूमत भी जिम्मेदार होगी, इसमें अपोजिशन भी जिम्मेदार होगी। अगर हमने इसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश ना की तो ये मुल्क के लिए नुकसान दे सकता है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद यही करते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता ही निकले, मुज़ाकरात से बात आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त तसादम की जो सूरत हाल है उसने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया है। ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि पूरा मुल्क ही इसकी लपेट में है। सबकी निगाहें इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब है। पीटीआई क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और वज़ीर दाखिला की जानिब से ये जो जारहाना बयानात और इक़दाम किए जा रहे हैं, प्लीज़ उसमें नरमी लाइए, मुज़ाकरात की टेबल पर आइए और मुज़ाकरात से कोई हल इसका निकालें और आगे बढ़ें। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जनाब, जहां आपको बताया कि कराक्रम हाईवे दुनिया में अपनी मिसाल आप है, वहां गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का एक बहुत ही मंजूर नज़र सियाहती मकाम भी है। गिलगित बल्तिस्तान का दुनिया भर में मशहूर होना एक तरफ तो बुलंद तरीन पहाड़ों और ग्लेशियर्स की वजह से है, लेकिन दूसरी जानिब मकामी लोगों के लिए मेहमान नवाजी की जो सिफ्त है उनमें उसके लिए मकबूल है। लेकिन दुनिया के 8वें अजूबे कराक्रम हाईवे और खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान को मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों का चैलेंज भी दरपेश है। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, इन इलाकों के हुस्न को गहना रही हैं।
वकार अहमद मलिक साथ शाहजेब कराक्रम हाईवे पर बाइसिकल पर सफ़र कर रहे हैं और मकसद यही है उनका कि प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक की बनी दूसरी अशिया के खिलाफ आगाही मुहिम चला सकें। अभी हम जानते हैं कि एक्सप्रेसो की टीम बाइसिकल पर सफ़र करते हुए कहाँ पहुंची है। वकार भाई, कहाँ पहुंचे आप? या मैं इस वक्त हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह पे सुमर नाला है और सुमर नाला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। हम बाइसाइकिल्स चलाते हुए यहाँ तक आए हैं और ये जो बीच वाला एक जगह है जो कि जिसको दासू से सुमर नाला है, इसके दरमियान में क्योंकि बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है, चाइनीज़ जो है वो कंपनीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं और उस हवाले से बार बार जो है वो रोड वहाँ ना सिर्फ ब्लॉक होती है बल्कि रोड मुकम्मल तौर पे वो टूटी हुई है। तो उस हवाले से हमें जितने भी दोस्त हैं उन्होंने मशवरा दिया था कि ये जो पैच है ये आप किसी गाड़ी पे बाइसाइकिल्स को रख के कर लें, अदरवाइज़ क्योंकि 15 या साइट्स हैं या इससे ज़्यादा साइट्स हैं तो 2-3 साइट्स पे काम हुआ होगा। 2-2.5 घंटे की विंडो होती है जिसके अंदर आपने ये सारी साइट्स निकलनी होती हैं। तो बाइसाइकिल पे टेक्निकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद हम 2-3-4 साइट्स निकलेंगे और उसके बाद फिर बंद हो जाएगी और फिर 3 घंटे के लिए बंद हो जाएगी। तो ये काफ़ी इशू था और जितने भी फॉरनर्स हैं, जितने भी बाइसाइकिलिस्ट आते हैं तो इस रीजन के अंदर सबसे बेहतर यही होता है कि वो यहाँ पे सुमन नाला तक कम से कम बाइसाइकिल्स को किसी चीज़ पे रख के यहाँ पे आ जाएं। जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो GB एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से है और आप अंदाज़ा लगाइए कि हम किस मौजू के लिए निकले हुए हैं। शिराज भाई हमारे साथ हैं। शिराज भाई, हम एक्सप्रेसो में आपको एक तो खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया और दूसरा ये कि हम बुनियादी तौर पे बाइसाइकिल्स पे इसलिए निकले कि हम पूरे मुल्क में एक आगाही मुहिम चलाना चाहते हैं। हम थ्रू आउट कोहिस्तान में हर जगह हमने यही बात की है ज़बरदस्त। और मुहिम है प्लास्टिक बैग के खिलाफ। जी जी बिल्कुल जी। और आपका ताल्लुक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें किसी हद तक हुंजा में जी जी ये कुछ होता हुआ नज़र आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें आपकी एजेंसी से ज़्यादा उनका कोई ज़ाती कम्युनिटी सतह पे शायद ये काम है या वट एवर। जी जी। गिलगित बल्तिस्तान जो दुनिया का मकबूल तरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जी जी जी। और मकबूल तरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो दुश्मन चीज़ है वो प्लास्टिक बैग। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कर रहे हैं आप? वकार भाई, इस पे मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। हमारा इस पे GB सिंगल प्लास्टिक यूज़ के ऊपर जो ना वो हमने बैन इम्पोज किया हुआ है और एज ए कंपनसेटरी जो इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है उनको हमने सॉफ्ट लोन्स दिए हुए हैं। ठीक है। और 2 जो ना वो जो नन वन बैग्स हैं उनकी फैक्ट्रीज हमने वहाँ पे लगवाई हैं। ठीक है। तो और वहाँ पे जो ना वो अभी जो हमारा इसका जो फैलाव है इस मुहिम का या जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कैपिटल हमारा जो गिलगित सिटी है उस तक हमने इसको रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जो ना वो काफ़ी हद तक इसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है। शिराज भाई, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है और हम सब जानते ही हैं कि है ना, जब हम देखते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है जी जी वो भी उसने भी बैन लगाया हुआ है, इस्लामाबाद भी लगाता रहता है। जी। मसला ये है शिराज भाई कि हमें सुनते सुनते हम बड़े हो गए हैं जी। कि गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगा देती है। अभी हमारे पंजाब में है मरीम नवाज जो है उन्होंने पाबंदी लगाई, ग्राउंड पे नजर नहीं आती। वकार भाई, बेसिकली ये मैं इस पे यहाँ पे ये करूँगा कि बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूँगा, पाबंदी कोई मसले का हल नहीं है। ये जो ना वो हमारे जो कम्युनिटीज़ है, आम आवाम है, जो आम आवाम है उसकी जो ना बिहेवियर और साइकोलॉजिकल वो भी बड़ी ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है कि अगर जो बंदे जो ना, ठीक है गवर्नमेंट एक अपनी कोशिश एक इनिशिएटिव एक पायलट कर लेती है, लेकिन इन लॉन्ग रन जो ना ये जिम्मेदारी होती है कि जो जिम्मेदार माशरे होते हैं वो इस चीज़ को ऑन करते हैं और इसको एक सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं। हमने दोनों सतह पे काम करना है, लेकिन हम एक्चुअली निकले जब है ना इस आगाही मुहिम जी 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 तो हम इस पूरी केकेज पे बाइसाइकिल पे इसलिए सफ़र कर रहे हैं जी जी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है गिलगित बल्तिस्तान से। ठीक। और मैं ये चाहता हूँ कि जो प्लास्टिक बैग्स के हवाले से है ये भी हम GB से कुछ सबक लें और हुंजा से सबक लें। तो अभी आपने हमें बैठे बैठे एक सबक बता दिया है और वो सबक आपने ये बताया कि जो लोग इस कारोबार से मुतल्लिका थे हमने उनको सॉफ्ट लोन्स दिए। जी जी। तो ये बहुत बड़ा एक सोल्यूशन हो सकता है ना जी बिल्कुल। क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने बड़े लोग हैं जो कि इसका काम में होते हैं, तो वो फिर उनको जब तक कोई अल्टरनेट मुतबादल आप नहीं देते। जी जी जी। तो ये अच्छा काम है। इसमें मैं ऐड करता जाऊँ जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज है जिस तरह जिस सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इनके जो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो बोतलों में ड्रिंक्स भर के ठीक है वहाँ पे आ रही है, तो
तो हमने वहाँ उनके साथ निगोशिएट करके जो है ना वहाँ पे जो ना रिकलेक्शन के लिए हमने वहाँ पे एक प्लान हमारा शिगर में लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेस स्टोरी है वहाँ पे। अगर इंशाल्लाह आप अपनी साइकिल चला के जब शिगर पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर वो फंक्शनल नजर आएगा। तो हमने टेक बैक का जहाँ ना हमारे डिपार्टमेंट ने वहाँ पे एक मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। हमारा ये कंसेप्ट है, हमारा इसके पीछे ये जो ना वो एक है कि भाई वहाँ से अगर आप लोग कमा रहे हो तो जो वेस्ट आपका प्लास्टिक जो फेंक रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, क्योंकि जो भी दोस्त नीचे से आते हैं वो तो पार्टी के मोड में आते हैं, पार्टी तो बोतल के बगैर मुमकिन नहीं है। तो उसमें फिर वो एंड पे जो ना वो एक निगलिजेंस ठीक है हो जाती है कि यार वो वहाँ पे रह जाते हैं। तो अब हमने इनको बॉन्ड किया हुआ कि भाई वो कलेक्शन पॉइंट्स बनाएंगे डिफरेंट स्पॉट्स के अंदर जो टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स है, और वो कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर ये प्लास्टिक की जो बोतलें हैं वो जमा होंगी, वो श्रेड होके उसके बाद जो ना उसके वो वापस जो ना वो अपना मैक्सिमम हमारी तो कोशिश है कि 100% रिकलेक्शन हो जाए इन बोतलों की। अगर ये इसमें अगर हमारी 80% भी अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ये बड़ी सक्सेस स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया। है ना, आई एम सॉरी, वो असल में बिल्कुल आवाज़ जो है यहाँ पे नाला है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं, है, नहीं, आप तो इसलिए हमारी आपस में कन्वर्सेशन मुमकिन नहीं हो पाई। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी आवाज़ आप तक बिल्कुल दुरुस्त जा रही होगी। और प्लास्टिक बैग के हवाले से ये जो आज की है वो हम प्लास्टिक बैग के हवाले से मुख्तलिफ अंदाज से बात तो करते रहते हैं, लेकिन आज का जो चीज़ है वो आपने देख लिया है कि हमारे लिए जो सबक है वो ये है कि अवामी सतह पे इसकी जितनी ज़्यादा आगाही वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती है मामला वो सिर्फ बयान की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके जो अल्टरनेट्स हैं मुतबादिल हैं उन पे काम करना ज़रूरी है, जिस तरह EGP गवर्नमेंट कर रही है। जिस तरह शिराज भाई ने बताया, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारी इस बला से, जो प्लास्टिक बैग एक ऐसी मौत बांटने वाली बला है जो माइक्रोबायोलॉजी से लेके तो हयात हाँ जी हर जगह पे बर्बाद करी। और पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स रखने वाला मुल्क है, और एक ऐसा मुल्क तो इन्वायरमेंट के हवाले से उसको ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारा बाईसाइकिल पे सफ़र जारी है। थैंक यू। सही है वकार साहब, थैंक यू सो मच। ये जिस कॉज के लिए एक्सप्रेसो काम कर रहा है, जिस कॉज के लिए आप इतना कठिन सफर जो है वो कर रहे हैं, उसकी आगाही वाकई बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स रखने वाला मुल्क है, इसके टूरिज्म को फरोग देने की बड़ी जरूरत है, और साथ साथ अगर ये अवामी सतह पर आगाही दी जा रही है तो हुकूमती जो दावे हैं वो सिर्फ दावों तक नहीं रहने चाहिए, जो पाबंदी है उसको दावों तक नहीं रहना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो होगी तो ही हम दुरुस्त हो सकते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि कलेक्शन पॉइंट्स यहाँ पर रखे जाएंगे गिलगित हुंजा में, जहां पर ये इस तरह की जो बॉटल्स और इस तरह का प्लास्टिक बैग का स्क्रैप है वो इकट्ठा किया जाएगा, तो बड़ा जबरदस्त है जी। हमने एक्सप्रेसो के तवस्सुत से आप तक आगाही पहुंचाई है, इसका बेड़ा हमने उठाया हुआ है, और आगे भी हम ये जो आगाही की मुहिम है ये चलती रहेगी। जेलसी मुझे इस बात की हो रही है कि आप कहाँ माशाल्लाह से पहाड़ों में एंजॉय कर रहे हैं, हमें मुल्क की सियासत में आपने फंसा दिया, लेकिन अपनी ऑडियंस को भी हम वो खूबसूरत नज़ारे आपके तवस्सुत से जरूर दिखाएंगे जो कि जिनको हम कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं अपनी जगह पर। बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। नवंबर भी गुजरने को है और लाहौर इस्लामाबाद में सर्दी अब तक नहीं आई है। कराची में तो आपको पता ही है कि रात और सुबह के औकात में ठंड महसूस होती है। आज कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है, जो कि अब भी मामूल से थोड़ा ज़्यादा है। हवा का मेयार इस वक्त गैर सेहत बख्श है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, नवंबर भी गुजरने वाला है, जिस तरह से अली ने भी जिक्र किया, 4 दिन बाकी हैं, है कोई इम्कान बारिश का, और सर्दी कहाँ रह गई है? हाँ देखिए इस दफ़ा सर्दी में वाकई लेट है, इसलिए कि नवंबर के टेम्परेचर भी जो एवरेज टेम्परेचर से काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। ख़ासकर रात के टेम्परेचर तो थ्रू आउट पाकिस्तान कोई कहीं 3 डिग्री, कहीं 4 डिग्री इवन, और कहीं उससे कोई 2 डिग्री 2.5 डिग्री, इस तरह से मतलब इतने एवरेजेस से ऊपर जा रहे हैं अभी तक। और इसी तरह से ज़ाहिर है दिन में तो अभी सर्दी हुई नहीं, तो देखिए दिसंबर के पहला हफ्ता गुजरने दें, यानी कि 6-7 दिसंबर के बाद फिर सर्दी के क्लियर ऐसा दिखाई दे रहा है उसमें फोरकास्ट मॉडल्स में कि 6-7 दिसंबर के बाद फिर सर्दी की लहर आएगी, और खासकर जो पहाड़ी शुमाली इलाके हैं वहाँ पर खासी ठंड हो जाएगी। और बारिश का देखिए अगले इसको फ्राइडे को और सैटरडे को कोई हल्की सी वेव है दोबारा से उसमें जी, बलूचिस्तान में भी चंद के इलाकों में, और पंजाब में
कोयटा वैली में और जोब शो में, और पंजाब में भी किसी किसी जगह पर होगी कुछ ना कुछ बारिश। ऊपर जो आपका शुमाली पंजाब का इलाका है, जेलम, सियालकोट और उससे ऊपर ऊपर इस्लामाबाद वगैरह, मंडी, बाउद्दीन, उन इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी, ज्यादातर हल्की बारिश ही है। और हो सकता है कि लाहौर में भी कुछ बूंदाबांदी वगैरह का इम्कान हो सकता है। अच्छा। राइट, तो जी, ये जुम्मे की बताइएगा, रात या फिर हफ्ते को। जी, ये अच्छी खबर दी आपने। राइट, सरफराज साहब ये बताइएगा कि कराची की क्या सूरत हाल रहेगी? कराची में तो ऐसे ही चलेगा, खुश्क मौसम ही है, और दिन में तो अभी भी सर्दी, आपने जैसे खुद जिक्र किया, वही 32-33 ही चल रहा है टेम्परेचर। और यहाँ तो मिड ऑफ दिसंबर के बाद ही जाके कुछ ऐसी सर्दी जो काबिल जिक्र होती है, यानी वो भी रात की खासकर और सुबह की, तो वो वस्त दिसंबर के बाद ही दिखाई देती है। उससे पहले तो कोई ऐसी खास नहीं। हाँ, एक लहर जो मैं आपको बता रहा था कि बलूचिस्तान में 7-8 दिसंबर को दाखिल होगी, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसके असरात हों फिर सिंध पूरे पर, और फिर कराची तक पे भी कुछ आए असर। देखते हैं कितना असर होता है, लेकिन यूजुअली कराची में वही 12-15 दिसंबर के बाद ही जाके ना कोई जैसे कहते हैं थोड़ी बहुत ठंड आती है। ठीक है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, इन दी एंड ये भी बताइएगा कि इस बार फिर सर्दी का दौरानिया कितना होगा? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कराची में तो मिड ऑफ दिसंबर के बाद होगा और लाहौर में शायद दिसंबर जब शुरू हो तो, या ये बारिश जब हो उसके बाद शुरू हो जाए, तो कितना दौरानिया होगा इस बार सर्दियों का? देखिए, जो जैसे कहते हैं ना क्लाइमेटिकली या सीजनली, तो आपके 3 महीने सर्दियों के गिने जाते हैं ना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो उससे पहले भी जाहिर है पाकिस्तान की एक तरह से मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ क्लाइमेट है। कुछ एरियाज में पहले सर्दी शुरू हो जाती है, कुछ एरियाज में बाद में होती है, जैसे जनूबी इलाके हैं, सिंध पूरा और बलूचिस्तान के जनूबी इलाके, इनमें तो देर से होती है। तो दौरानिया तो देखिए उतना ही, कोई ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ही है, यानी दिसंबर का महीना और फिर जनवरी का महीना और फिर फरवरी के मिड तक, यानी कि 2 से 2.5 महीने ही दौरानिया होता है ओवरऑल पूरे मुल्क की हम अगर बात करते हैं तो। अच्छा, तो ये बताइएगा कि पिछले सालों की निस्बत इस साल क्या सूरत हाल रहेगी सर्दियों की? हम देख रहे हैं कि बतदरीज इसमें कमी चलती आ रही है और इसका दौरानिया कम से कम होता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, पिछले सालों की निस्बत इस दफा कम सर्दी है। जो अभी तक की प्रेडिक्शन है ना जी, जब यानी मामूल से टेम्परेचर ऊपर हैं दिन के भी और रात के भी, जो आगे की फोरकास्ट मॉडल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिछले सालों की निस्बत सर्दी अब इस साल कम पड़ेगी। और ये ग्रेजुअली हो रहा है, जैसे आपने खुद मेंशन किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका एवरेज टेम्परेचर एक तरह से हर आने वाले साल का पिछले साल के मुकाबले में कुछ ना कुछ बढ़ ही जाता है। तो उस लिहाज से ट्रेंड तो अब इस तरह से ही है कि सर्दियों का दौरानिया मजमूई तौर पर एज ए होल कुछ ना कुछ, यानी 8 से 10 दिन, तो अगर आप पिछले 63-64 सालों का डाटा देखें तो 8 से 10 दिन सर्दियों का दौरानिया कम हो गया है, और इसी तरह से गर्मियों का दौरानिया बढ़ गया है इतने दिन ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपने बारिश की वो हमने आप तक पहुंचाई। एक और बड़ी अपडेट है जी, कराची चिड़ियाघर की जो हथनी है मधुबाला, आज सफारी पार्क को मुंतकिल किया जा रहा है। मधुबाला की मुंतकिली का अमल जो है वो खुसूसी पिंजरे के जरिए शुरू किया गया है। मधुबाला को सोनिया और मलका के साथ सफारी पार्क में अब रखा जाना है, और नूरजहां के इंतकाल के बाद मधुबाला की मुंतकिली का ये फैसला किया गया था और अब इस पे अमल दरामद हो रहा है। ये जो विजुअल्स हैं आप देख सकते हैं, खुसूसी ये जो केज है इसके जरिए, क्रेन के जरिए उसको मुंतकिल किया जा रहा है। मधुबाला को लियारी एक्सप्रेसवे से सोहराब गोट ले जाया जाएगा और फिर सोहराब गोट से अब्बुल हसन इस्फहानी से बरास्ता सफारी पार्क पहुंचा दिया जाएगा। मधुबाला की मुंतकली के लिए खुसूसी पिंजरा तैयार किया गया। मनाजिर भी आपने देखे। डायरेक्टर 4 पास पाकिस्तान डॉक्टर आमिर खलील के मुताबिक आज मधुबाला का कराची ज़ू में आखिरी दिन होगा। मधुबाला कराची ज़ू में 15 साल से थी और उम्मीद है कि इसी सफारी पार्क मुंतकिल करने में कामयाब होंगे। डॉक्टर आमिर खलील के मुताबिक बल्दिया उज़्मा कराची के ताउन से हथनी को सफारी पार्क मुंतकिल किया जा रहा है और मधुबाला की सूरत हाल पहले से अब बहुत बेहतर बताई जा रही है। हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने के लिए ट्रक पर पहुंचा दिया गया है, उनको लोड कर दिया गया है। गुज़िश्ता बरस 9 उम्र हथनी मधुबाला अपनी दरीना साथी नूरजहां के इंतकाल के बाद से कराची चिड़ियाघर में तन्हा रह गई थी और ये जानवर बहुत महसूस करते हैं तन्हाई को, और अगर इनका कोई साथी यूं चला जाए तो फिर इनकी अपनी हालत भी नाजुक हो जाती है। 4 पास जो एक तंजीम पाकिस्तान में काम कर रही है, उनका बुनियादी मकसद यही है कि इन जानवरों को जो कि इस तरह की सूरत हाल जिन्हें दरपेश होती है, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं या किसी और सूरत में उनकी सेहत को कोई ख़तरा लाहक होता है तो उनकी हिफाजत करती हैं। नूरजहां की मौत ने मधुबाला की सेहत और ज़िंदगी के लिए तशवीश में इजाफा कर दिया था और माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया था कि इसे फौरी तौर पर सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाए जहां 2 और हाथी भी मौजूद हैं।
जी हाँ जी, हम यही देख रहे हैं कि एक खैर खैरियत से मधुबाला जो है उसे शिफ्ट कर दिया जाए सफारी पार्क, क्योंकि जो केज है स्पेशली अरेंज किया गया था वो लोड कर दिया गया है और अब जो है वो सफ़र यहाँ से शुरू होगा। रूट भी बता दिया गया कहाँ से कहाँ जो है मधुबाला को लेकर जाया जाएगा। जिस तरह से अली ने बात की तो हम उम्मीद करते हैं कि अब अकेलापन मधुबाला का ख़त्म हो जाएगा और दो उसके साथी वहाँ पर मौजूद हैं सफारी पार्क। कराची जू की जो ये एक हाईलाइट थी, जो भी कराची जू जाता था हमेशा हाथियों की वजह से, एक हाथी हमें लाहौर जू में दिखाई देता था, अब सिर्फ उसका पुतला खड़ा है। लेकिन दूसरी जानिब आप कराची जू की बात करें तो ये लाइव 2 हाथी देखकर लोग बहुत मुतासिर हुआ करते थे। और चले जी, परेशान नहीं होना कि सफारी जाके वहां देख लें, आप इनसे वहां मुलाकात कर लें, वहां आपको 3 मिलेंगे। जी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी जरा इकोनॉमी पे बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का मजबूत रुझान देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया था और फिर मार्केट में मंदी देखी गई। मार्केट में सुबह भी मंदी का रुझान बरकरार रहा, जिसके बाद उतार चढ़ाव भी हुआ और फिर 98,079 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की जानिब इसका जो तारीखी सफर है वो रवां दवा है। सियासी अदम इस्तेहकाम को सरमायाकारों ने रद्द कर दिया है और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उस पर एतमाद का इजहार करते हुए मुल्क में सरमायाकारी की जा रही है। उधर बेलारूस के सदर दौरा पाकिस्तान पर मौजूद है। दोनों मुल्कों में माबैन मुख्तलिफ जो मुआहिदे हैं उन पर दस्तखत होंगे। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और इससे कौन से शोबे ऐसे हैं जिनमें सरमायाकारी की उम्मीद है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ नन अदर दैन डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद है, हमारे मुआशियात हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं इन मुआशियात के तमाम मामलात पर। उनसे हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मुस्बत रुझान देखा गया है, आज सुबह मंदी देखी गई है, क्या वजह आपको दिखाई देती है कि मुस्बत क्यों था और आज मंदी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली तो बात यह है कि जब मार्केट शुरू हुई अपवर्ड जर्नी पे तो पाकिस्तान में एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन थी। आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो रहा था। आईएमएफ का प्रोग्राम होता है एक एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी खसारे पे एक काबू पाया जाता है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी दिखाई देती है। उससे सबसे बड़ा जो असर है वो पॉलिसी रेट पे आता है। 22% से पॉलिसी रेट 15% पे आ जाता है और कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमायां कमी है और ये एस्टिमेशन से ज़्यादा है। सो फॉरवर्ड लुकिंग उम्मीद ये है कि जो ये पॉलिसी रेट है ये और नीचे आ जाएगा। इससे जो पैसे स्टक हैं फॉर एग्जाम्पल नेशनल सेविंग स्कीम्स में या फिक्स्ड इनकम्स में, वो वहाँ से निकल के रिस्कियर एसेट्स में जाते हैं। अब 2 ही रिस्कियर एसेट्स हैं पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को छोड़कर, वो हैं या रियल एस्टेट, जिसमें भी आपने देखा कि चूँकि टैक्सेशन की बातें हो रही हैं, उसको फॉर्मलाइज करने की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान में देन स्टॉक एक्सचेंज बिकम्स अ प्राइमरी प्लेस फॉर पीपल टू पुट देयर मनी। सो ये तो बैकग्राउंड है। और फिर लोग ये समझते हैं कि 3 साल प्रोग्राम है, फंड के साथ एक स्टेबिलिटी रहेगी और इस स्टेबिलिटी के बाद ये भी लोग समझते हैं कि कुछ काम हुकूमत ऐसे करेगी जिससे एनर्जी सेक्टर संभल जाएगा, पाकिस्तान में थोड़ी सी जॉब क्रिएशन होगी, थोड़ी सी एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। फिर दुनिया में एक याद रखिए कि जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी $70-72 जब बैरल ऑयल आता है तो उसकी वाइबिलिटी बदल जाती है, इंपोर्ट बिल टूट जाता है, वाइबिलिटी बेहतर हो जाती है, सो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी टूट जाती है। फिर अथॉरिटीज़ का एक कंसिस्टेंट जिसे कहेंगे बयानिया रहा है कि वी वांट द इकॉनमी टू बी सेंटर स्टेज। आई थिंक इसने भी इस बात को तक़वियत दी है। एक आखिरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं दे आर रिएक्टिंग वेरी पॉजिटिवली जब ट्रंप जो हैं जो कि एक प्रो ग्रोथ रजीम आई है, चाइना ने एक स्टिमुलस दिया। और आखिर में याद रखिए कि जब कीमतें बढ़ती हैं, मैं और आप दोनों जब कीमतें एक चीज़ की 10 रुपए की बजाय 12 रुपए देते हैं, क्योंकि चलें इन्फ्लेशन कहें या जो भी कहें, कीमतों के बढ़ने के बहुत से अनासर हैं, तो जब 12 रुपए जब जाते हैं एक कंपनी के पास तो वो 2 रुपए ज़्यादा पर प्रोडक्ट लेती है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर आई। फिर बैंकों ने बहुत बेहतर इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि 80% तो बैंक लेंड कर रहे हैं, स्टेट बैंक से पैसे पकड़े, गवर्नमेंट को पकड़ा दिए, नॉन रिस्क बैंकिंग है।
फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर की वजह से बेहतर हुई। फिर आखिर में ये याद रखिए कि जहाँ तक पॉलिटिकल हालात का ताल्लुक है, आई थिंक अभी भी जो मार्केट है वो इसको इस तरह ले रही है कि सेंस विल प्रिवेल, थिंग्स विल काम डाउन, देयर विल बी लीडरशिप्स विल कम ऑन द टेबल, ये सब चीज़ें। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मसाइल हैं वो पॉलिटिकल और लीगल हैं। हाँ, यही मैं आपसे पूछना यही चाह रही हूँ कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी यही कह रहे हैं कि ये धरने और एहतजाज से रोज़ाना की बुनियाद पर जो पाकिस्तान को 190 अरब रुपए जो है उसकी बुनियाद पर नुकसान हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हुकूमत को किस तरह के से काबू पाना चाहिए इन हालात पर और कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए ना, पाकिस्तान में जहाँ पे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि 40% पावर्टी है, जिसका मतलब है कि $3.25 से नीचे लोग रह रहे हैं। मिडिल इनकम पावर्टी इतनी ज़्यादा है, बच्चे स्कूल नहीं पहुँच सकते 2.5 करोड़, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, स्मॉग के मसाइल हैं, एक्सपोर्ट कम है। अब ये आपके इतने देरीना मसाइल चल रहे हैं, सो उसमें अगर अनसर्टनिटी ऐड होगी, इसका जो भी तस्फिया है वो पॉलिटिकल है, इसका जो भी तस्फिया है वो लीगल चैलेंजेस से ओवरकम होना है, इसका जो भी तस्फिया है एवरीवन हैज़ टू कम टुगेदर एंड फाइंड अ वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। और तो कोई तरीका नहीं है ना, किसी ने बाहर से आके तो ये मसला नहीं हल कर लेना। और फिर ऑफ कोर्स जितनी भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, बोथ मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी है, दे ऑल हैव टू थिंक थ्रू दिस कि इसको कैसे ऐसी तरफ लेके जाया जाए कि ये एक सर्टेनिटी आ जाए कि अगले 2 से 4 साल जो हैं वो कैसे गुजरेंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट सर्टेनिटी हैज एल्यूडेड। मार्केट के बारे में मेरी राय कल से ये थी, कल मैंने एक इंटरव्यू में बल्कि ये कहा भी था कि मार्केट मुझे टॉपिश लग रही है। टॉपिश का मतलब है कि टॉप हैवी लग रही है, करेक्शंस आती जाती रहती हैं मार्केट में। सो आई थिंक एक करेक्शन कल भी थोड़ी सी, आज तो खैर ऑब्वियसली एक करेक्शन भी दिखाई दे रही है। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें इस वक्त इकोनॉमी जो है प्ले कर रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि IMF के प्रोग्राम से एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, स्टेबलाइजेशन का पाथ है, पर इसका कतई तौर पे, और ये जुमला मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये एक वक्त और एक स्पेस मिली है, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आपको एनर्जी सेक्टर की सर्जरी नहीं करनी, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि मुल्क का जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है, यानी कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, एग्रीकल्चर को बढ़ाना, सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाना, ये एक बहुत ही जिसे कहेंगे आसानियां कारोबारी पैदा करना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बेहतर करना, ये 2 काम ही पाकिस्तान के इतने बड़े हैं। फिर पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की ठीक करना, बड़े काम फंडामेंटल अपनी जगह कायम है, और उसके लिए पाकिस्तान कंसिस्टेंटली इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डू देम। और उसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि एक काम करने जा रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन करनी है। आप PIA की प्राइवेटाइजेशन को अगर एज अ टेस्ट केस सोचें, इतना वक्त मिला, ये मतलब 2015-16 में भी यही करने जा रहे थे, उसके बाद 2023-24 में ये करने जा रहे थे, 2 हुकूमतों के हाथ से गुजरी, बट नतीजा ये है कि इन द एंड वी कुड नॉट मटीरियलाइज अ प्राइवेटाइजेशन जो कि मेरे ख्याल में की जा सकती थी विद 4 गुड बायर्स ऑन द टेबल शोइंग इंटरेस्ट। सो नतीजा ये है कि IMF से पैसे लेके वक्त तो गुजर रहा है, पर जो फंडामेंटल काम है, जब भी हुकूमत कोई भी हो, और ये हुकूमत मैं इसको नहीं कह रहा, all the governments have found it difficult कि स्टेट फंडामेंटल इश्यूज जो हैं, प्राइवेटाइजेशन है, डीरेगुलेशन है, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ है, जब भी करने जाते हैं हम कामयाब नहीं होते। ये है रियल स्टोरी इस वक्त पाकिस्तान की। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब वापस आती हूँ। बेलारूस के सदर जो हैं वो दौरा पाकिस्तान पर के लिए आए हुए हैं, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा उनका, और सरमायाकारों का फिर पाकिस्तान में इस दौरे के बाद कितना ज़्यादा एतमाद मजीद जो है वो बहाल होगा? देखिए, रीजनल ट्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इस पे मैं आज भी कहता हूँ कि इन चीज़ों को जामे करने के लिए बिफोर कोई विजिट करता है तो आप ट्रेड एक्सपर्ट से, ट्रेड इकोनॉमिस्ट से एक पर्चा तैयार करवाएं कि, और वो पर्चा इतना सादा होना चाहिए कि अगर टीवी पे प्रेजेंट किया जाए तो आप भी समझ सकें उसमें कि ट्रेड, ट्रैक्टर्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर, कौन कौन से ऐसे मौके हैं। मैंने तो 3 वो सादे मौके सामने रखे हैं जो उनके साथ हैं। क्या हम अजनास उनको भेज सकते हैं, क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं एनर्जी। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड ऑन दिस रीजनल ट्रेड? पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा कहता हूँ चाइना
कार कंट्रीज, रशिया, ईरान, ये तो ऑब्वियस पार्टनर्स हैं, और फिर मिडल ईस्ट। अगर इस रीजन को आप पूरा देखें, इसमें ट्रेड कॉस्ट्स कम हैं, इन चीज़ों को फूड की ज़रूरत है, पाकिस्तान फूड बास्केट बन सकता है इन चीज़ों की। इसीलिए मैंने कहा कि एक फंडामेंटल मसला पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की सलाहियत को बहुत बेहतर करना है। ये कहीं पे 1/3 है कंपेयर टू द वर्ल्ड जो हमारी यील्ड्स हैं। सो इट्स गुड कि पाकिस्तान वो आए हैं, इट्स गुड कि रीजनल ट्रेड को आगे लेके चल सकते हैं, उनसे हमारे डिफेंस इंगेजमेंट भी है। इस सारे को इस तनाजुल में देखिए कि रीजनल कंट्रीज़ जहाँ पे ट्रेड करती हैं, चाहे वो आसियान रीजन हो या EU हो, ये तो आप EU तो खैर बहुत आगे चला गया है वन करेंसी पे, तो उन्होंने कितनी तरक्की की है। जहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज किसी मुल्क का है कि वो बेहतर एक चीज़ बना सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ एग्रीकल्चर पाकिस्तान का कंपेटिटिव एडवांटेज है, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान का कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है। ये एक बड़ा रीजन है, बहुत लोग रहते हैं। सो आई थिंक लेट्स सी। डॉक्टर साहब, ये फूड बास्केट की आपने बात की, चलें रीजनली तो इसको देख सकते हैं, लेकिन हुकूमत किस तरह से आमादा कर सकती है जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और यहाँ पर कितना पोटेंशियल आप देखते हैं जहाँ सरमायाकारी हो सकती है बाहर के बायर्स के लिए? लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान को बाहर बेचने वाले कौन हैं। यू गॉट टू हैव फेसेस विच आर सेलेबल आउटसाइड। ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आधी गेम जो है वो तो मार्केटिंग से ही पूरी हो जाती है। द वे यू आर एबल टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड व्हाट यू आर सेलिंग। यू मे बी सेलिंग अ product which is not the best in the world, but you know what is your sale pitch. So एक टीम बनाएं जो communicate कर सके कि what does Pakistan actually offer. I don't mean just making advertisements. It really जैसे मैं कहता हूँ कि that has to be research based. कहाँ पे एग्रीकल्चर में कब आते हैं, कहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए कैसी आपको। मैं हमेशा कहता हूँ पैसे इज नॉट द ओनली थिंग दैट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान नीड। पैसे तो हमने चाइना से बहुत से ले लिए और बहुत बड़ा कर्ज लेकर आज उसी कर्ज को रीप्रोफाइल करते फिर रहे हैं। Where did we go wrong in our old FDI? So FDI में 3 चीजें चाहिए, पैसे तो चाहिए ही चाहिए, आपको मैनेजमेंट ट्रांसफर चाहिए। ऐसे शोबे हैं जिनमें पोटेंशियल है, कहाँ से आ सकते हैं FDI, ये भी जरा बताइएगा। सो एक मैनेजमेंट ट्रांसफर और दूसरा आखिर में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, सो दैट पाकिस्तान को आप अपग्रेड कर सकें। देखिए पाकिस्तान के जो शोबे हैं जिनमें आप ये काम कर सकते हैं और जिनमें सबसे बड़ा पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट फार्मिंग एक चीज़ है। पाकिस्तान की जो माइंस एंड मिनरल्स है उसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है। फिर पाकिस्तान की जो ITES है उसकी एक्सपोर्ट में, उसके मुआहदों में एक वो इंटरेस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा जो आना चाहिए इंटरेस्ट कि पाकिस्तान जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए, जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है उसके जॉइंट वेंचर्स बाहर के साथ, पेट्रोलियम एंड एनर्जी सेक्टर इसमें एक इंटरेस्ट है। इन्हीं सेक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। फिर ऑटो और बाकी जो सेक्टर्स गुजरांवाला और सियालकोट जो ट्रायंगल कहलाता है वहां जाके देखें क्या है। बहुत सो एंड जो हमारी गुफ्तगू का है वो इज द फॉलोइंग, एक वक्त और स्पेस मिल गई है, इसमें मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, रिसर्च करनी है, टीम्स बिल्ड करनी है, इन सब चीजों की डिलीवरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और वी विश कि आप जैसे जो इकोनॉमी एक्सपर्ट्स है इस तरह की डिसीजन मेकिंग में और इस तरह की टीम्स में उनको शामिल किया जाए, ताकि जिस तरह के आपने अभी एडवाइसेस दी हैं और उनसे आगे जो आउटकम्स हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं और उनसे बड़ा बेहतर होगी हमारे मुल्क की मईशत। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और इकोनॉमी पे हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, जदीद दौर है, AI की बात हो, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का जिक्र आ जाता है, मगर पाकिस्तानी टैलेंट भी किसी मैदान में कम नहीं है। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला दादू से ताल्लुक़ रखने वाली फरागुल राहोजा को 19 से 22 नवंबर तक चीन के शहर वुशन में मुनक्किद होने वाली 2024 वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस WIC वुशन समिट में ग्लोबल यूथ लीडर के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। और आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन 130 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों के मेहमानों ने शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत, AI और इंटरनेट की जदीद दुनिया पर गुफ्तगू हुई। और पाकिस्तान के लिए क्या ही बड़ी बात है कि फरागुल को चीन, बरतानिया, ब्राज़ील और मिस्र समेत ममालिक 17 मुख्तलिफ ममालिक और ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले 18 नौजवानों में शामिल किया गया है, जिन्हें कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल यूथ लीडर्स के तौर पर तस्लीम किया गया है। नौजवान रहनुमाओं का इंतखाब 6 बरे आज़मों के 61 ममालिक और ख़ित्तों के रजिस्टर करने वालों के एक ग्रुप से
सख्त जायजे के अमल की बात किया गया था। जी हाँ, मजीद इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और AI के कौन सी जदीद जो चीज़ें उन पर फराह काम कर रही हैं, ये उन्हीं समझा लेते हैं। फराह गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फराह, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना बड़ा एजाज़ आपने हासिल किया है, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है, खुद कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और इतना बड़ा एजाज हासिल करने के बाद आई एम जस्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड फुल ऑफ इमोशंस कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकूं, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिले, और राइट नाउ आई एम जस्ट थैंकिंग अल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और एक सिंध के छोटे से इलाके से आलमी सतह तक का ये सफर कैसे रहा आपके लिए, कितना मुश्किल था? अच्छा, मैं ग्रेजुएटेड हूँ। आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम कमसिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ड्यूरिंग माई डिग्री आई हैव रियलाइज्ड कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो आई अंडरटुक वेरियस कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स टू फर्दर एनहांस माई स्किल्स, और इसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, पाक जीपीटी, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल, और राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ पाक एंजल्स, और हम हैकाथॉन्स कंडक्ट करवा रहे हैं टू बूस्ट द रीजनल स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा मैं CSS की तैयारी भी कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं सिंध के दादो सिंध से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है राहुजा मेरी कास्ट भी है, तो मैं राहुजा से बिलोंग करती हूँ, और राइट नाउ मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। तो ऐसा ही है कि आई बिलोंग फ्रॉम द रीजन where access to education and technology is limited, and where the idea of a girl stepping into leadership is often met with skepticism. But I always wanted to be an example for them that a girl can lead and she can create a positive impact in a society. और इसी डिजाइन ने मुझे मोटिवेट किया to move further. माशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी डिजाइन ने मुझे मोटिवेट किया टू मूव फर्दर एंड परस्यू करियर इन IT। जबरदस्त। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से आपने परस्यू किया। मुझे WIC के हवाले से जरा मजीद बताएं कि क्या क्या AI और इंटरनेट के हवाले से आपने मजीद इस कॉन्फ्रेंस में सीखा? अच्छा, जो वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस है ये 2009 से होती है। इसका बेसिक एम ये होता है कि ये टैलेंट को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन से। यहाँ पे 190 तकरीबन 80 कंट्रीज से और 5 कॉन्टिनेंट से। तो इस साल इन्होंने 18 कंट्रीज से 18 बच्चे सिलेक्ट किए थे, और इनकी जो थीम थी वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी थी। तो इस कॉन्फ्रेंस ने ऑब्वियसली मुझे सिखाया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हो टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस के बारे में सिखाया, और इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जैसे अलीबाबा हो गया, गूगल हो गया, उनके CEOs भी आए हुए थे। तो आई मेट विद लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड मेंटोर्स। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हमें भी रास्ता दिखाइएगा, आम शख्स कैसे समझ सकता है और इससे कैसे फायदा उठा सकता है कि AI अब किस जानिब गामजन है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेकर चलना चाहिए AI के तालिब इल्मों को? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो देखें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो जो चीज इंसान कर सकता है वो चीज AI कर सकती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ टेक्निकल चीजें करनी पड़ेंगी। आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी, आपको न्यूरल नेटवर्क सीखने पड़ेंगे, और आपको बेसिक लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी। डाटा सेट्स और एल्गोरिथम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन आजकल खुद AI ने आपके लिए इतनी ज्यादा चीजें आसान कर दी हैं कि AI के बहुत ज्यादा नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स भी पड़े हुए हैं, जिससे आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोवाइज है, उसको यूज करके आप AI सीख सकते हैं विदाउट इवन नोइंग कोडिंग। तो और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली AI सीखने से सिर्फ आपको फायदा नहीं होता, आपकी पूरी कम्युनिटी को, आपके पूरे मुल्क को फायदा होता है। AI के बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पाक जीपीटी पे काम किया। तो पाक जीपीटी रूरल एरियाज में उन लोगों को अवेयर करता है जिनको ये लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करता है, ये लो बैंडविड्थ कनेक्शंस में काम करता है। इसका डिटेल में बताएं कि पाक जीपीटी जो आपका प्रोजेक्ट है वो बेसिकली करता क्या क्या है और इससे फायदा क्या हो सकता है? अच्छा,
पाकिस्तान जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है और इसका बेसिक एम ये है कि टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड एम्पावर दोज पीपल हु हैव बीन ट्रेडिशनली लेफ्ट आउट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जैसे कि वुमेन हो गई या पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज हो गया। बेसिकली पाक जीपीटी एक तो काम करता है लो बैंडविड्थ कनेक्शंस पे, जैसे कि 2G पे भी काम करता है और किसी इंटरनेट जैसे बिल्कुल भी ना हो उस पे भी काम करता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में रूरल एरियाज में ना इंटरनेट होता है या तो बहुत स्लो इंटरनेट होता है। आजकल तो अर्बन एरियाज में भी यही मसला चल रहा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आजकल अर्बन एरियाज में भी यही इशू चल रहा है, तो ये बिल्कुल काम करता है लो बैंडविड्थ। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये काफी अच्छी चीज है। और इसके अलावा ये कम्युनिकेट करता है लोकल लैंग्वेजेस में, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी को इंग्लिश नहीं आ रही होती, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो दुनिया में डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनसे वो फायदा नहीं उठा सकते, तो आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो इन योर लोकल लैंग्वेज। तो फरा ये कैसे आप देखते हैं कि अमूमन जो लोग इंग्लिश से जानते हैं वही इसका जो है बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? एआई का इस्तेमाल एक आम शख्स के लिए कैसे आप आम बनाएंगी या अपने पाक जीपीटी के जरिए किस तरह से उन तक पहुंचाएंगी? क्योंकि अमूमन ऐसे लोग टेक्नोलॉजी का से उस तरह से मुस्तफीद नहीं हो सकते जिस तरह से दीगर अफराद जो कि पहले से जानते हैं या ज़बान जानते हैं इंग्लिश, वो उठा सकते हैं इससे फ़ायदा। अच्छा देखें, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है पाक जीपीटी, तो वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान में। इसीलिए हमने रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान में ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो लोग जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया वगैरह वगैरह, तो वो उनसे फायदा नहीं उठा सकते। तो हमने पाक जीपीटी वहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस करवाया, डोर टू डोर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे लोगों को सिखाया कि इस नंबर पे आप कैसे कॉल कर सकते हो, कैसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इस पे बात कर सकते हो और कैसे डिफरेंट चीजों के बारे में अवेयर हो सकते हो। लेट्स से आप एक नंबर है, आप उस पे कॉल करो, आप अपनी लोकल लैंग्वेज पे कॉल करो, पश्तो में बात करो, सिंधी में बात करो, उससे पूछो कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है, मेरे अराउंड वेदर कौन सी है, मैं कौन सा स्किल सीख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे है। बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है आपका फरा, और इससे वाकई बहुत फायदा होगा। जिस तरह से आपने कहा कि लो इंटरनेट जो जिन एरियाज में है वहाँ पर भी अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छा मुझे बताएं, इतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट है, किसी हुकूमती जिम्मेदार ने आपसे रब्ता किया है, कोई अप्रिशिएट किया हो या आपको एक्नॉलेज किया गया हो? अच्छा नहीं, अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया और आई डोंट थिंक सो कि किसी को पता भी है कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं, आप हमारी स्टार हैं, हमारी हीरो हैं। आप देखें कि 17 ममालिक और खित्तों के इतने ज्यादा लोग थे जिनमें से आपको ग्लोबल यूथ लीडर के तौर पर तस्लीम किया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने किया, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल फरा, बिल्कुल इट वाज एन ऑनर। हमें ये भी बताइएगा कि लोग डर रहे हैं अब एआई से कि जी हमारी नौकरियां खा जाएंगी। कई तो न्यूज एंकर्स को भी डर है कि हमारे लिए जो है ना मुश्किल पैदा कर देंगे। हमारी जगह पे भी भाई वो बैठ सकते हैं, शो भी कर रहे होंगे एआई रोबोट्स। आप बताइएगा कि आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या वाकई ऐसी मुश्किल पैदा होने वाली है या मजीद जॉब क्रिएशन से फायदा भी हो होगा? सकती है? हाँ। देखिए मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ऐसा है कि कुछ जॉब्स जो हैं वो बिल्कुल ह्यूमन के लिए ऑब्सोलीट हो गई हैं, वो इंसान नहीं कर सकता क्योंकि वो एआई ने रिप्लेस करनी है। लेकिन स्टिल एआई को, क्योंकि एआई को भी ना प्रॉम्प्ट चाहिए होता है और प्रॉम्प्ट इंसान दे सकता है, एआई खुद को नहीं दे सकता। तो एआई को काम करने के लिए भी हमें इंसानों की ही जरूरत है। इस तरह नहीं हो सकता कि एआई खुद से स्टार्ट हो जाए और खुद से काम करना शुरू हो जाए। तो जितना एआई ने जॉब्स को रिप्लेस किया है उतनी न्यू जॉब्स हमारे लिए क्रिएट भी की हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स चली गई है। आप जैसे लोग ही आगे बढ़ेंगे और इन जॉब्स को क्रिएट करेंगे, बाकी पाकिस्तानी काम करेंगे और हम इस तरह से मिलकर आगे बढ़ेंगे। फरा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। यहाँ पर जाएंगे एक ब्रेक पर।